आज का दिन मनीषा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसके गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी और उसके ससुराल वाले सभी उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। पल्लवी ने उसकी आरती की और फिर उसकी गृह प्रवेश की रस्म पूरी हुई। शादी की पहली रात उसकी बहुत अच्छी गुजरी और नए घर में आकर उसको भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे शादी को 7 दिन गुजर गए थे और अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह 7 बजे ही जोरों से किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। अरे कौन है जो सुबह सुबह परेशान कर रहा है? मनीषा आंखें मलती हुई उठी और उसने दरवाजा खोला। अरे माँ जी, आप नाश्ते के लिए बुलाने आई हैं? हाँ आई हूँ, लेकिन नाश्ता करने के लिए नहीं, बनाने के लिए। बनाने के लिए? हाँ, आज से तुम घर के काम करना शुरू कर दो। किचन में आओ और मेरे साथ सबके लिए नाश्ता बनाओ। मनीषा को इतनी सुबह उठकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुपचाप किचन में चली गई। तुम पराठे बना लो, मैं इतने में जूस तैयार कर देती हूँ। माँ जी, ऐसा करिए ना, आप पराठे बनाइए और जूस निकालने का मुश्किल काम मैं कर देती हूँ। अरे वाह, घर के काम में क्या मुश्किल क्या आसान, जो बताया है उसे करो। सास मैं हूँ, तुम नहीं। ना चाहते हुए भी मनीषा ने पराठे बनाने शुरू कर दिए और पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो गया। अरे पराठे बना रही है कि हवन कर रही है? इतना घी क्यों डाल रही है कि धुआं पूरे घर में फैल रहा है? पराठे बनाने नहीं आते क्या? माँ जी, आप पराठे की बात कर रही हैं? मुझे तो रोटी बनानी भी नहीं आती। घर का सारा काम मम्मी किया करती थी। अरे बाप रे, इसको तो सब कुछ खुद ही सिखाना पड़ेगा। पल्लवी ने हर एक पराठे में मनीषा की मदद की, जिससे उसको गुस्सा आ गया। अरे इतना तो मैं जब भी नहीं थकती जब अकेले बनाती हूँ, जितना तेरे साथ बनाने में थक गई। मैंने तो पहले ही कहा था, जूस मैं निकाल देती हूँ। आप ही चाह रही थी कि मैं पराठे बनाऊं। तू कहना क्या चाहती है? तू घर का कोई काम नहीं करेगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा कि जो काम मुझे नहीं आता वो आप खुद कर लेंगी तो अच्छा ही होगा। वाह, मतलब तेरे होते हुए मैं घर का काम करूंगी? तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब इन दोनों में लंबी बहस हो गई और इनकी बहस सुनकर राजीव और उसके पापा भी वहाँ पहुँचे। अरे क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? पता नहीं क्या हो रहा है इनको। सुबह सुबह मुझे चूल्हे में झोंक दिया और अब काम करवाने के बाद इतना सुना रही है। ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? माँ से ऐसे बहस करोगी? तुम भी उनकी ही साइड लेना। देखा नहीं कैसे मुझे 7 बजे उठाकर ले गई और तभी से काम में लगा रखा है। मनीषा, ये घर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा पति हूँ और हम सब तुम्हारी फैमिली। अगर तुम इस घर को अपना समझती हो तो इस घर के काम भी पूरा दिल लगाकर करो ना। बहस करके क्यों अपनी आदत खराब कर रही हो? मेरा घर है तो क्या अब इनका नहीं है जो मैं ज्यादा काम करूंगी? इन दोनों की बहस लंबी हो गई। इसी बीच राजीव और उसके पापा ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मनीषा चुप होने को तैयार ही नहीं थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे दिमाग मारती रहूं। मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मनीषा ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। 2 घंटे के सफर के बाद वो अपनी माँ के घर पहुँची। अरे मनीषा बेटी, तुम आओ आओ। तुम्हारे साथ राजीव नहीं आया? अकेले आई हो क्या? अरे मम्मी, आज सुबह से ही पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया था। मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ये कर ले, वो कर ले, ये बना ले, वो बना ले। मुझे इतना परेशान किया कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे बेटा, वो तेरा ससुराल है। तुझे वहाँ के काम मन लगाकर अपने आप करने चाहिए और जो तेरी सास तुझे सिखाएगी वो तेरे अच्छे के लिए ही होगा बेटा। आप मुझे यहाँ रहने देंगे या नहीं? बोलो, फिर मैं अपने किसी दोस्त के घर पर जाऊँ। इसके बाद उसके माँ बाप दोनों चुप हो गए। मनीषा मायके आकर बहुत खुश थी। पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती और उसकी माँ काम में अपना दिन गुजार देती। कई बार राजीव का कॉल भी आता तो वो उससे ठीक से बात नहीं करती। मनीषा, तुम वहाँ क्यों चली गई? अपने घर छोड़कर भला कोई जाता है? और अगले हफ्ते तो हम हनीमून पर जाने वाले हैं। देखो राजीव, जितना काम तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ करवाना चाहती है ना, मैं उसे कभी जिंदगी में नहीं सीख सकती। और रही बात हनीमून की, तो मुझे नहीं जाना। मैं मेरे पापा के घर पर बहुत खुश हूँ। ये क्या कह रही है बेटी? वो तेरा ससुराल है। मम्मी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी और ये मेरा अटल फैसला है। अब आप दोनों कुछ नहीं बोलना। मनीषा ने कॉल काट दी और फिर मोबाइल में रील्स देखने लगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए।
मनीषा के माँ बाप को उसका इतना लापरवाह होना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इकलौती होने की वजह से ये उससे कुछ नहीं कह पाए। उनको चिंता थी कि अगर ये इसी तरह जिद में रहेगी तो घर कैसे संभालेगी। लेकिन मनीषा के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। एक दिन मनीषा की दोस्त डिम्पल घर पर आई। अरे मनीषा, तू यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था तुझसे मिलने तेरे ससुराल ही जाऊंगी। हाँ, मैं कुछ दिनों से यही रह रही हूँ। यहाँ क्यों रह रही है? हनीमून पर नहीं गई क्या अभी तक? या तेरे पति के पास पैसे नहीं है तुझे घुमाने ले जाने के लिए? अब वो नहीं तो अब वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं ही अपनी मर्जी से रुकी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, ये देख, तुझे मेरे हनीमून के फोटो दिखाती हूँ। ये कहकर डिम्पल ने उसको अपने हनीमून के फोटो दिखाए, जिसमें दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। फोटो बहुत सारे थे, जिनको देखकर मनीषा को जलन होने लगी। अरे क्या हुआ? तू तो कुछ बोल ही नहीं रही। तुझको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? अच्छे लग रहे हो दोनों। ये देख, ये हमारी पूरी फैमिली हनीमून के बाद टूर पर गए थे, वहाँ की है। डिम्पल ने उसको फोटो दिखाई तो उसमें उसके सभी ससुराल वाले बहुत खुश दिख रहे थे। तेरे ससुराल वाले ऐसे कैसे तेरे साथ घूमने चले गए? वो रोक टोक नहीं करते? अरे भला क्यों करेंगे रोक टोक? तुझे पता भी है घर में 8 मेंबर हैं। उनके लिए रोटियां मैं अकेले बनाती हूँ और खाना माजी के साथ मिलकर। पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वो गुस्सा क्यों करेंगे? वो तो हर महीने पूरी फैमिली के साथ मुझे घुमाने ले जाते हैं। बात तो तेरी सही है, लेकिन घर में तो तू कोई भी काम नहीं करती थी। अब ससुराल में इतनी मेहनत कैसे कर पा रही है? अरे पागल, जितनी आजादी माँ बाप देते हैं उतना तो कोई नहीं दे पाता। घर पर थी तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब ससुराल में मैं काम नहीं करूँगी तो मैं कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी ना। अपनी इज्जत भी खो दूंगी और अपने पति का प्यार भी। इसलिए इन सभी खुशियों को पाने के लिए अगर मुझे रोजाना काम करना पड़ रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है? जब ये डिम्पल इतनी अमीर होकर ससुराल का काम कर रही है तो मैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं। मुझे वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। मुझे वापस जाना चाहिए और उस घर में सभी का दिल जीतकर अपनी इज्जत बनानी चाहिए। अगली सुबह मनीषा अपने कपड़े पैक करने लगी। क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह ये क्या कर रही हो? माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? ये सुनकर दोनों को हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा। शाम के समय जब मनीषा ससुराल पहुँची तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। क्यों बहू, तू तो ससुराल नहीं आने वाली थी ना? अब ऐसा क्या हुआ जो बिना बुलाए लौट आई? माँ, अब वो आ गई है तो आप ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं राजीव, माँ को बोलने दो। इनको बोलने का हक है। गलती मेरी ही थी। अपने असली घर को ससुराल का नाम देकर मैं ही छोड़कर चली गई थी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती है दे सकती हैं। सजा को कौन सा मैं तुझे फांसी दे दूंगी। चला किचन में मेरी हेल्प कर। जी माँ जी। मनीषा किचन में गई और उसने पूरी लगन से अपनी सास की खाना बनाने में मदद की। क्या बात है, आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। अरे बनेगा कैसे नहीं, मेरी बहू ने जो बनाया है। माँ जी, अब से आप ऐसे ही मुझे रोजाना नई नई डिश बनाना सिखाइएगा। मैं अपने घर की जिम्मेदारी पूरी लगन के साथ निभाऊंगी और अब मायके नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दीपा के माँ बाप की मौत के बाद वो अनाथ हो गई थी, लेकिन भला हो उसके चाचा राकेश का, जो उसको अब अपने घर ले आए थे। दीपा बेटी, आज से मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। मानवी तुम्हारी माँ है और सृष्टि तुम्हारी बहन। इस घर को आज से अपना घर समझना और अपनी चाची का काम में हाथ बटाना। शुक्रिया चाचा जी, मैं मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं आने दूंगी। आओ, तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूं। दीपा को उसके चाचा ने एक कमरा दे दिया और वो उसमें रहने लगी। उसके चाचा उसे सहारा देकर बहुत खुश थे, लेकिन मानवी और सृष्टि का मुंह बन गया था। रात के 2 बजे सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे, ये बारिश को भी अभी आना था। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। मानवी अपने कमरे से निकली तो उसे एक ख्याल आया, भला मैं क्यों कपड़े उतारने जाऊं? अब तो वो दीपा इस घर में आ गई है ना, उसी को भेजती हूँ।
ये सोचकर वो दीपा के कमरे में गई। ओ महारानी, दिख नहीं रहा बारिश आ रही है, चल जल्दी से छत पर जा और कपड़े उतार ला। जी चाची जी, अभी लाती हूँ। दीपा छत पर गई और कपड़ों को उतार कर ले आई। कपड़े बहुत सारे थे जिसके कारण वो भीग गई थी। अच्छी। वो कपड़ों को लिए नीचे आई तो मानवी और सृष्टि खड़ी हुई उसको खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। सुस्त लड़की, थोड़ा जल्दी उतार लाती तो कपड़े भीगने से बच जाते ना। चल अब इनको बाथरूम में रख दे, और हाँ, बारिश बंद होते ही दोबारा छत पर डालने चली जाना। गधे बेचकर सोती मत रहना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से अपने अपने कमरों में चली गई। दीपा भी बेचारी अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से ही सृष्टि और मानवी ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। घर का सारा काम उसी से करवाती और पूरे दिन उसके सर पर काय भी करती रहती। लेकिन बेचारी दीपा चुपचाप काम में लगी रहती और अपने कमरे में जाकर रात भर खूब रोया करती। एक दिन मानवी ने दीपा से कहा, अरे ओ दीपा, घर की अच्छे से सफाई कर ले और नाश्ता बनाने में लग जा। मेरी सृष्टि को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। जी चाची जी। ठीक है माँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर सृष्टि अपने कमरे में चली गई। दोपहर को सृष्टि को देखने लड़के वाले आ गए। अरे सृष्टि बेटा, बाहर तो आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि मॉडर्न ड्रेस में अपने हाथों में पानी की थाली लिए हुए बाहर आई। देखिए हमारी सृष्टि कितनी प्यारी है। रितेश और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये सभी आपस में बातें करने लगे। तभी दीपा भी हाथ में नाश्ते की थाली लिए वहाँ पर आ गई। उसने सभी के सामने नाश्ता रखा और वहीं खड़ी हो गई। अरे ये लड़की कौन है? ये मेरी भांजी है। बेचारी अनाथ है तो हमने इसको अपने ही घर में पनाह दे रखी है। चल दीपा, सबको नाश्ता करवा। दीपा ने पकोड़ों की प्लेट रितेश की तरफ बढ़ा दी तो रितेश ने भी एक पकोड़ा उठा लिया। ये पकोड़े तुमने बनाए हैं? जी क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे? अरे नहीं, बहुत अच्छे हैं। रितेश की नजर बस दीपा पर अटक कर रह गई थी, जिससे ये दोनों माँ बेटी जल उठी। सभी ने आपस में थोड़ी बातें की और फिर लड़के की माँ बोली, अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। रात तक हम आपको हमारा जवाब दे देंगे। जी नमस्ते। उसके जाने के बाद सृष्टि और मानवी दोनों ही दीपा पर खूब भड़की। रात के समय मानवी के पास लड़के की माँ का कॉल आया। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? ठीक हो समधन जी, आप कैसी हो? जी मैं भी अच्छी हूँ। बताइए आपको हमारी बेटी कैसी लगी? रिश्ता पक्का समझो। जी वो हमारे रितेश को आपकी भांजी दीपा बहुत पसंद है। ये सुनकर मानवी आग बबूला हो गई। उसने कॉल काटी और सृष्टि को ये बात बताई। फिर दोनों माँ बेटी दीपा के साथ मारपीट करने लगी। उस बेवकूफ को न जाने तुझ जैसी बहन जी में क्या नजर आया जो तुझको पसंद कर बैठा। तू तो मेरे लिए है ही मनहूस। मेरी उसमें क्या गलती है? मैं तो बस नाश्ता लगाने गई थी, जो आपने ही बोला था। चुप कर। मैं नहीं देख सकती कि इसके पापा तेरी शादी पर पैसे खर्च करे। चल अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। अगर वापस आई तो तेरे चाचा से कह दूंगी कि तू सृष्टि के होने वाले पति पर डोरे डाल रही थी, समझी? अब दफा हो जा यहाँ से। मानवी ने दीपा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश हो रही थी और दीपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वो रोती रोती बाजार की तरफ चली गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में आंसू हैं, पकोड़े के ठेले पर खड़ी है। उसके पास कई ग्राहक खड़े हैं, लेकिन उससे काम ठीक से नहीं हो रहा। ये लीजिए भाई साहब पकोड़े। एक तो इतनी देर में पकोड़े दिए, ऊपर से इतने बुरे स्वाद के। जाओ, मैं नहीं खाता इनको। वो आदमी पकोड़ों को फेंक कर चला गया और उस बूढ़ी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं बेटा, ये ठेला मेरे पति बड़े अच्छे से चलाया करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनकी एक गाड़ी से टक्कर खाकर मौत हो गई। आज से
मैंने इस ठेले को चलाने की सोची तो मेरे पकोड़े किसी को पसंद नहीं आ रहे। असल में मुझे पकोड़े ठीक से बनाने आते ही नहीं। अब तो लगता है भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझे पकोड़े बनाने बहुत अच्छे आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। अब दीपा ने पकोड़े तलने शुरू किए। आज मौसम सुहाना था और खूब बारिश हो रही थी, इसलिए कई ग्राहक उसके पास आए। दीपा ने उनको पकोड़े बनाकर दिए। अरे वाह, इस लड़की के हाथों में तो वही स्वाद है जो रामू के हाथ के पकौड़ों में होता था। कहीं तुम उसकी बेटी तो नहीं हो? इस पर दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। अब एक के बाद एक कई ग्राहक उसके ठेले पर आए और जिसने भी पकोड़े खाए उनके मुंह से खूब तारीफ निकली। शाम होने तक दीपा ने काफी अच्छी कमाई कर ली। अब दीपा ने बूढ़ी को फुर्सत में सब कुछ बताया। बेटी, अब तुमने मुझे माँ और मेरे मरे हुए पति को पिता कह ही दिया है, तो अब मैं तुमको मेरे साथ मेरे घर पर ही रखूंगी। अब तुम अनाथ नहीं हो। दीपा अब उस औरत के साथ उसके घर पर चली गई और आराम से रहने लगी। उसके हाथ के पकोड़े खूब मशहूर हो गए। रोजाना बारिश आती और भीड़ उसके ठेले पर उमड़ती। उसने 15 दिनों में ही काफी पैसे कमा लिए। इसी तरह एक दिन दीपा अपने ठेले पर पकोड़े बेच रही थी तो एक लड़का उसके सामने आया जिसके चेहरे पर रुमाल बंधा था। जरा मुझे आलू और प्याज के पकौड़े दे दीजिए। जी, अभी देती हूँ। हाँ, वैसा ही बनाना जैसे उस दिन बनाए थे जब मैंने आपको अपनी बीवी बनाने के लिए पसंद कर लिया था। ये सुनकर दीपा हैरान रह गई। उस लड़के ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो रितेश ही था। अरे आप? हाँ, मैं। अब जरा बताओगी कि मैं तुमको शादी के लिए पसंद हूँ कि नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? आपका रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था, आप उसी से शादी कीजिए। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। नहीं, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। लेकिन अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। ये मेरी माँ है और मैं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहती। मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा होटल खोलूं और अपनी माँ की परेशानी दूर करूं। तुम मुझसे शादी भी कर लोगी और अपना सपना भी पूरा होते देखोगी। तुमको इनका साथ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब रितेश ने बूढ़ी से दीपा का हाथ मांगा तो उसने फौरन हाँ कर दी। रितेश ने दीपा से शादी कर ली और उसके बाद दीपा का एक होटल खुलवा दिया। होटल अच्छा चलने लगा। दीपा रितेश के साथ बहुत खुश थी और बूढ़ी माँ की जिंदगी भी अब सुधर गई थी।